सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल गाइस। सो गाइस, जितने भी स्टूडेंट हैं, बीए प्रोग्राम के चाहे बीए ऑनर्स की, जिस भी स्टूडेंट ने ये सब्जेक्ट ले रखा है, बहुत स्टूडेंटों को ये सब्जेक्ट मिला है, अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म इन इंडिया। तो अगर जिस भी स्टूडेंट के पास ये सब्जेक्ट है, और बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे हर वीडियो पे कि इस पे वीडियोस बनाने के लिए, तो फाइनली मैं इस पे ये वीडियो बना दे रही हूँ आपकी यूनिट फर्स्ट कि अर्बनाइजेशन एंड अर्बनिज्म है क्या। इसमें हमें यूनिट फर्स्ट में इसकी स्रोत, इसके सोर्स के बारे में पढ़ना था, हिस्टोग्राफी। तो हम इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो वीडियो को स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो नीचे दिए गए बेल आइकन को दबा के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशन और सारी वीडियो टाइम टू टाइम और जल्द से जल्द आपके पास पहुंच जाए। और साथ ही आप हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ सकते हैं। आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, आपके रिगार्डिंग आपके नोट्स, आपके कॉलेज अपडेट्स सारे मिल जाते हैं टाइम टू टाइम। एंड आप ये नोट्स भी लेना चाहते हो तो आप मुझसे टेलीग्राम से ले सकते हैं, एंड डिस्क्रिप्शन में भी आपको लिंक मिल जाएगा। तो अगर आप पर्सनली लेने चाहते हो तो आपको पे करना पड़ेगा, और अगर आप फ्री में लेना चाहते हो तो आप डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हो लिंक से। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की हमारी वीडियो। हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, पहले इसका नाम जान लीजिए। अब जो हमारा यूनिट नंबर फर्स्ट है, इसमें हमें पढ़ना है हमें शहरीकरण, नगरीयवाद, और इसमें बहुत सारे टॉपिक है। मतलब एक यूनिट में बहुत सारे आपके टॉपिक दे रखा है कि शहरीकरण क्या है, वो पढ़ना है आपको, अर्बनाइजेशन क्या है, और फिर अर्बनिज्म भी पढ़ना है, यानी नगरीयवाद क्या है। उसके बाद शहरी ग्रामीण सीमांत की व्याख्या करनी है, अर्बन एंड रूरल फ्रिंग्स। फिर उसके बाद स्रोत और जो इतिहास लेखन है उसके बारे में सर्वेक्षण, उसके बारे में मतलब सर्वे करना है, सर्वे ऑफ सोर्स एंड हिस्टोग्राफी के ऊपर। तो इतने सारे टॉपिक दे रखे हैं आपके यूनिट नंबर फर्स्ट में, तो हम सबको इस वीडियो में कवर कर लेंगे। तो सबसे पहले हम अपने जो हमारा यूनिट है, इसमें हमें अर्बनाइजेशन, अर्बनिज्म, अर्बन रूरल, तो हमें बहुत सारी चीजें इसमें पढ़नी है, जैसा कि आपके बहुत सारे टॉपिक दे रखे हैं। तो हम सबसे पहले अपने यूनिट का इंट्रोडक्शन जानते हैं। तो भारत में जो शहरीकरण है यानी अर्बनाइजेशन जो है, और जो नगरीयवाद है यानी अर्बनिज्म है, उसका जो इतिहास है वो प्राचीन सभ्यताओं से लेकर यानी एशियन टाइम से लेकर, एशियन सिविलाइजेशन से लेकर आज की जो वैश्विक अर्थव्यवस्था है, आज की जो इकोनॉमिक जो है ग्लोबल इकोनॉमिक, उस तक विस्तारित है। तो जो शहरीकरण है यानी जो अर्बनाइजेशन है, उससे तात्पर्य है कि उस प्रक्रिया से है। अर्बनाइजेशन है क्या? अर्बनाइजेशन को उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों के लोग शहरी क्षेत्रों में स्थानांतरित होते हैं, जिस कारण से जो गांव के लोग हैं वो शहर में जाके बसते हैं, तो तब उसी को कहते हैं शहरीकरण, उसी को कहते हैं अर्बनाइजेशन। और वहाँ की जो आबादी है और जो वहाँ की संरचनात्मक विकास है, उसको योगदान देते हैं। और जो वहाँ की जो पॉपुलेशन होती है और जो स्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है, उसको क्या करती है, उसमें अपना कंट्रीब्यूट करती है। अब हमने शहरीकरण जान लिया कि शहरीकरण होता क्या। अब नगरीयवाद जानेंगे। नगरीयवाद जो है यानी अर्बनिज्म जो है, अर्बनिज्म उन सामाजिक और सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को दर्शाता है। मतलब अर्बनाइजेशन सामाजिक, सोशल, कल्चर एंड इकोनॉमिक जो पर्सपेक्टिव है उसको दर्शाता है, जो शहरों में बसने और जीवन जीने के अनुभव से जुड़े होते हैं। अब देखो, शहरीकरण तो उसे कहते हैं जब गांव के लोग शहर में बसते हैं किसी रीजन से, और नगरीयवाद उसे कहते हैं जब उस नगर में उसकी समाज क्या है, कैसा समाज है, उसकी संस्कृति कैसी, उसके आर्थिक जीवन कैसा है, उसको हम नगरीयवाद कहते हैं। इसके साथ ही अब हम जानेंगे शहरी ग्रामीण सीमांत क्या होते हैं, जो हमारे यूनिट का तीसरा टॉपिक है। तो जो शहरी ग्रामीण जो सीमांत है, उसकी अवधारणा जो है वो भारत के विविध सामाजिक, सांस्कृतिक और आर्थिक पहलुओं को दर्शाता है। तो भारत की जो अलग अलग संस्कृति, सामाजिक और आर्थिक जो पहलू है, उसी को हम कहते हैं शहरी और ग्रामीण सीमांत। क्योंकि भारत में क्या है, शहर भी है और ग्रामीण भी है, तो उन दोनों के बीच का जो संबंध होता है उसे हम क्या कहते हैं, शहरी और ग्रामीण सीमांत। जहाँ शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच स्पष्ट विभाजन अक्सर धुंधला हो जाता है, तो हम वही पढ़ेंगे। मतलब
इसकी ये जो अवधारणा है, इसके इर्द गिर्द ही भारत में इतिहास लेखन और स्रोतों की चर्चा करते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। हमने इंट्रोडक्शन जान लिया, अब हम सबसे पहले जानते हैं कि अब शहरीकरण से स्टार्ट करेंगे हम, क्योंकि हमारे इसमें जो यूनिट है उसमें बहुत सारे टॉपिक्स दे रखे हैं। तो सबसे पहले हम शहरीकरण से स्टार्ट करते हैं, यानी अर्बनाइजेशन से। तो शहरीकरण क्या है, कैसे भारत में शहरीकरण हुआ, हम ये जानते हैं। तो शहरीकरण जो है प्राचीन, सबसे पहले जो शहरीकरण है उसकी जो प्रक्रिया और इतिहास को जानेंगे हम, प्रोसेस एंड हिस्ट्री को। तो सबसे पहले शहरीकरण कहाँ से देखने को हमें मिलता है, प्राचीन भारत से। तो प्राचीन भारत में शहरीकरण सबसे पहले हम पढ़ेंगे। तो भारत में जो शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो कहाँ से स्टार्ट होती है, सिंधु घाटी सभ्यता से, यानी 2600 से 1900 ईसा पूर्व। ये 2600 से 1900 ईसा पूर्व है, मतलब पुराना टाइम। जो ईसवी आप जानते हो ना, जब ईसवी जैसे कि जब ईसा मसीह जन्म होते उससे पहले के, आप ये मत मानिए कि अभी के, ईसा पूर्व है क्या, ये याद रखिएगा। तो जो शहरीकरण जो स्टार्ट हुआ था, बिगिन एज अर्ली एज द इंडियन, जो वैली सिविलाइजेशन हुआ था वो स्टार्ट हुआ था 2600 से 1900 BC के समय में। तो यह एक अत्यधिक विकसित शहरी सभ्यता थी। तो आप लोगों को पता है, आप लोगों ने 12th क्लास में भी और पहले भी पढ़ रखा होगा कि मतलब जो सिंधु घाटी सभ्यता थी वो कैसी थी, इंडस वैली सिविलाइजेशन बहुत ज्यादा डेवलप्ड थी। तो यहाँ पे हमें क्या देखने को मिल रहे थे, यहाँ पे हमें नगर देखने को मिल रहे थे, मतलब सिटी देखने को मिल रही थी, नगर नियोजन देखने को मिल रही थी, जल निकासी प्रणाली हमें देखने को मिल रही थी, व्यापारिक गतिविधियां उच्च स्तर पर थी यहाँ पे। तो ये सारी चीजें हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती है। और अच्छे अगर नगर हो, मकान हो, जल निकास प्रणाली हो, व्यापार अच्छा हो रहा हो, तो वो तो शहर ही होता है। तो वो शहर बिल्कुल हमें प्राचीन काल में ही क्या मिलता है, शहर देखने को मिलता है। वैसे ही मोहनजोदड़ो और हड़प्पा इसके प्रमुख उदाहरण है। मोहनजोदड़ो में भी क्या हमें शहर देखने को मिलते हैं, हमें ईंटें, पक्के ईंट के मकान देखने को मिलते हैं, हमें गलियां बहुत अच्छी देखने को मिलती है, सभी घरों में बाथरूम्स अच्छे होते हैं, वहाँ की निकास प्रणाली जैसे आज हम देखते हैं ना, अंडरग्राउंड नाली जाती है, वैसी नाली बहुत अच्छा, मतलब पक्की ईंटी से बना शहर, नहाने का बड़ा बड़ा हौद खाना, तो ये सब हमें देखने को मिलता था। तो ये सब शहर के उदाहरण थे प्राचीन भारत के। इसके बाद अगर हम मध्यकालीन भारत मतलब प्राचीन भारत में ही मौर्य साम्राज्य भी आता है उसके बाद में, पर बहुत टाइम बाद। तो मौर्य और गुप्त काल में भी हम शहरीकरण बढ़ता हुआ देखते हैं, जहाँ व्यापार और राजनीतिक केंद्र का विकास हुआ। इन्हीं प्राचीन नगरों में शहरी समाज और संस्कृति और आर्थिक पहलुओं पर विद्वानों ने विशेषकर ध्यान दिया है। तो इसी को हम प्राचीन भारत में शहरीकरण कहते हैं। तो मध्यकालीन भारत में शहरीकरण कैसे देखने को मिलता है, तो मध्यकालीन भारत में, यानी जो मेडिवल अर्बनाइजेशन था, तो मध्यकालीन भारत में शहरीकरण की जो प्रक्रिया है वो मुगल काल के दौरान और दिल्ली सल्तनत के दौरान आप मतलब देख सकते हो। तो जैसे कि मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में क्या हुआ था, जैसे मुगल काल में आपने देखा होगा दिल्ली शहर बसा था, आगरा बसाया था शहर, लाहौर शहर बसा था, तो ये सब शहर ही तो थे। तो शहरीकरण ही तो देखने को मिल रहा था। यहाँ की प्रमुख राजशाही और व्यापारिक केंद्र बना था। तो व्यापार का केंद्र मुख्य दिल्ली, आगरा और लाहौर ही था उस समय। तो उस समय की जो स्रोत है, जैसे कि सरकारी दस्तावेज से हमें पता लगता है, उस मुगल काल के फारसी साहित्य से और व्यापारिक जो लेख मिलते हैं हमें, उससे हम ये जानते हैं कि उस समय क्या था, शहरीकरण था मुगल टाइम पे भी। तो मुगल काल में भी शहरों का विकास जो है उनके राजनीतिक और धार्मिक व्यापारिक महत्व के कारण था। मतलब जो उनका राजनीतिक महत्व था, राजनीतिक के कारण ही उन्होंने ये सब शहर बचाए थे। तो तीसरी बार हमें जो शहरीकरण देखने को मिलता है वो औपनिवेशिक काल में मिलता है। तो औपनिवेशिक काल और शहरीकरण अब जानते हैं, मतलब जब अंग्रेज आए थे। तो ब्रिटिश औपनिवेशिक के तहत भारत में शहरीकरण का एक नया चरण शुरू हुआ था। 19वीं शताब्दी से 20वीं सदी में रेल नेटवर्क हमें देखने को मिला। ये भी शहर का एक मतलब शहर से क्या हो रहा था, रेल का निर्माण हो रहा था, औद्योगिकरण देखने को मिल रहे थे, इंडस्ट्रियलाइजेशन हो रहा था। और शहरों में अब क्या हो रहे थे, फैक्ट्री लग रहे थे भारत में, बंदरगाह शहर बनने लगे थे, जहाँ मतलब पोर्ट में ले जाया जाता था सामान को। कोलकाता, मुंबई, मद्रास जैसे बंदरगाह वाले जो शहर थे
ये सब शहरीकरण का ही केंद्र के रूप में उस समय उभरे थे और ये सब शहर थे। उस समय का शहरीकरण औद्योगिक क्रांति और वैश्विक व्यापार के विस्तार को प्रभावित था। तो उस समय का जो शहरीकरण था वो किससे प्रभावित था? औद्योगिक क्रांति से प्रभावित था और वैश्वीकरण से प्रभावित था। तो ब्रिटिश शासन के तहत एक नए शहर की स्थापना और पुराने शहरों का विस्तार हुआ था। जो पुराने शहर थे उसको बहुत ज्यादा बढ़ाया गया, डेवलप करा गया और जो नए नए शहर भी साथ में बसाए गए थे। जो आर्थिक असमानता और सामाजिक विभाजन को भी जिसने जन्म दिया। मतलब आर्थिक असमानता कैसे? शहर के लोग अब थोड़े पढ़े लिखे अमीर और होने लगे और गांव के लोग थोड़े एजुकेशन उनको कम था, तो असमानता देखने को मिलती थी पैसों में भी। सामाजिक विभाजन भी ऐसे ही हो गया कि वहाँ के लोग थोड़े मतलब अपने आप को मॉडर्न बताने लगे, गांव के लोगों को थोड़ा मतलब अनसिविलाइज बताने लगे। तो जो नगरीयवाद हमें देखने को मिलता है वो सामाजिक और सांस्कृतिक कारण के से मिलता है। तो नगरीयवाद जो है वो शहरी जीवन के गुणों और उससे सामाजिक सांस्कृतिक प्रभावों का अध्ययन करता है। तो नगरीय में क्या होता है? जो नगर में समाज होता है और संस्कृति होती है जहाँ पे वो नगर है उसका ही वो अध्ययन करता है। ये शहरी जीवन शैली, जैसे कि नगरीयवाद कैसे पहचानेंगे हम? उसके सामाजिक और सांस्कृतिक कारण से। कैसे? जीवन शैली से। अब शहर की जो संस्कृति कैसी होगी, उसकी जीवन शैली कैसी होगी? थोड़ी मॉडर्न, थोड़ी टाई कोट वाली। वास्तुकला उसकी कैसी होगी? थोड़ी उसकी स्ट्रक्चर थोड़ा गांव से अच्छा होगा। आर्थिक विभाजन और सांस्कृतिक विविधता देखने को मिलती है, क्योंकि सांस्कृतिक विविधता कैसे मिलती है? शहर में हर जाति के, हर धर्म के, हर कंट्री के लोग देखने को मिलते हैं, इसलिए हमें सांस्कृतिक विविधता भी देखने को मिलती है। तो पहला है नगरीयवाद में शहरी समाज का विकास। तो शहरी समाज का जो विकास है वो औपनिवेशिक और उत्तर औपनिवेशिक काल में तेजी से हुआ, यानी अंग्रेजों के काल और अंग्रेजों के बाद के काल में जो शहर है उसका थोड़ा विकास हुआ भारत में। तो औपनिवेशिक काल में नगरीय जीवन ब्रिटिश स्थापत्य और प्रशासनिक योजनाओं के अनुसार ढल गया था। तो ब्रिटिश काल में जो शहर था वो कैसे ढल गया था? वेस्टर्न जो कल्चर था, ब्रिटिश का जो कल्चर था, उसकी जो प्रशासनिक संरचना थी उसी के अकॉर्डिंग ढल गया था। तो शहरी केंद्रों में रहने वाले जो विभिन्न वर्ग के बीच क्या हो रखा था? सामाजिक असमानता गहरी होती गई थी। शहर में रहने वाले जितने भी लोग थे उसके बीच में अब क्या होने लगी थी? सामाजिक असमानता होने लगी थी। इसके बाद में शहरीकरण की प्रक्रिया और तेजी से हो गई, विशेष रूप से 1990 के दशक में, जब उदारीकरण के बाद जब नगरीय जीवन का स्वरूप है जो वो अंतर्राष्ट्रीय शहरी जीवन शैली के करीब आ गया था। तो बहुत ज्यादा चेंजेस हो गया था। उसके बाद जानते हैं हम जो अर्बनिज्म है उसका सांस्कृतिक और धार्मिक विविधता से कैसे जुड़ता है वो। तो जो अर्बनिज्म है यानी जो नगरीयवाद है, शहरीकरण ने भारत के जो समाज में एक नई प्रकार की सांस्कृतिक विविधता को जन्म दिया। अब भारत के समाज में एक, वैसे तो विविधता थी बहुत ज्यादा, क्योंकि बहुत सारा भारत में कल्चर है, इतने से गुजराती, मराठी, गुजराती बोली इतनी सारी है, जगह जगह पे आपको मिलेगा, अलग अलग भाषा भी सुनने को, अलग अलग ड्रेसेस मिलती है, अलग अलग खाने मिलते हैं। इतने विविधता होने के बाद एक और संस्कृति भारत में ऐड हुई शहरीकरण के आने से। तो शहरी क्षेत्रों में विभिन्न भाषाएं, धर्म और संस्कृति के लोग एकत्रित होते हैं। तो शहर में विविधता इसलिए होती है क्योंकि शहर में जो लोग होते हैं, आपको गांव में लोग मिलेंगे तो किसी एक भाषा के लोग मिलेंगे, आप किसी गुजरात के गांव में जाओगे तो गुजरात के मिलेंगे, चाहे आप बिहार के गांव में जाओगे तो बिहार, यूपी में इतने सारे जो जिले हैं तो उसमें अलग अलग भाषा के लोग, उसी संस्कृति के और उसी भाषा के लोग मिलेंगे, उस गाँव के इलाके के हिसाब से। जैसे इलाहाबादी, आगरा, तो उसी की भाषा बोलते होंगे वो। पर आप शहर में जाओगे तो आपको वहाँ पे पूरे इंडिया के और पूरे वर्ल्ड के लोग मिल जाते हैं। तो पूरे इंडिया के हर भाषा के लोग मिल जाते हैं, हर संस्कृति के लोग मिल जाते हैं, हर धर्म के लोग मिल जाते हैं। इसलिए जो शहर की जो विविधता होती है वो ज्यादा होती है। तो यह विविधता न केवल समाजशास्त्री दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, बल्कि इसमें शहरी समाज के राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को भी प्रभावित किया है। मतलब ये सिर्फ समाज को ही नहीं प्रभावित करता है, बल्कि राजनीतिक और आर्थिक ताने बाने को भी प्रभावित करता है। राजनीति को कैसे? जो राजनेता होते हैं वो इन्हीं के कारण तो वोट लेते हैं, समाज को बांट के, जाति धर्म इन सब में। और आर्थिक ताने बाने कैसे? शहर में कुछ लोग अमीर होते हैं, कुछ गरीब होते हैं। जो फैक्ट्री वाले लोग होते हैं वो सब अमीर होते हैं, और जो शहर में काम करने मजदूर आते हैं उनकी दयनीय स्थिति होती है, उनका शोषण होता है, क्योंकि उनसे को ज्यादा काम कराए जाते हैं घंटे और सैलरी कम दी जाती है। तो और उनकी जो रहने की व्यवस्था है वो भी झुग्गी झोपड़ी बहुत सारे में रहते हैं। तो ऐसे हमें आर्थिक ताने बाने भी देखने को मिलते हैं। तो नगरीयवाद के इस पहलू का अध्ययन समाजशास्त्री और सांस्कृतिक जो इतिहास ने गहराई से किया है।
तो जो अब हम जानते हैं कि हमने पढ़ लिया अर्बनाइजेशन यानी शहरीकरण, उसके बाद हमने पढ़ा अर्बनिज्म यानी नगरीवाद। अब हम अपना जो यूनिट है उसका थर्ड टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है शहरी और ग्रामीण सीमांत का विकास और समायोजन। तो शहरी ग्रामीण सीमांत क्या था? तो भारत में शहरी ग्रामीण सीमांत का विश्लेषण अत्यधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ शहरी और ग्रामीण जीवन के बीच एक स्पष्ट विभाजन अक्सर नहीं पाया जाता है। जो शहरी ग्रामीण का जो सीमा होती है वहां पे आपको ज्यादा विविधता नहीं देखने को मिलेगी। इन क्षेत्रों में ग्रामीण और शहरी जीवन के बीच एक सजीव और गतिशील अंतर संबंध देखने को मिलते हैं, जिसे शहरी ग्रामीण सीमांत कहा जाता है। अब शहरी ग्रामीण और शहरी शहर और ग्रामीण में अंतर मतलब कैसा रिलेशन, अब इसको जानते हैं। इंटर रिलेशन बिटवीन अर्बन एंड रूरल एरियाज। तो कई मामलों में जो ग्रामीण क्षेत्र है वो शहरी क्षेत्रों के लिए संसाधन और श्रम शक्ति का स्रोत है। तो शहर और ग्रामीण का हमेशा एक दूसरे से संबंध होता है, क्योंकि जो कुछ शहर के जो संसाधन है वो ग्रामीण लोग यूज करते हैं, जैसे कि वहां जाके क्या करते हैं, शहर में जाके शिक्षा लेते हैं, स्वास्थ्य सेवा लेते हैं, और वहां पे जो शहर में जो कंपनी होती है उसमें काम करते हैं। तो इस शहरी लोग का फायदा ग्रामीण लोग उठाते हैं, और कहीं कहीं ग्रामीण लोग शहरी लोग का फायदा उठाते हैं। गांव में जो अनाज उगता है, जो गांव के जो मजदूर होते हैं वो किनका सपोर्ट करते हैं, वो अनाज किससे, वो जो शहरी लोग हैं वो कच्चा माल किससे खरीदते हैं, ग्रामीण लोग से ही तो खरीदते हैं। तो दोनों एक दूसरे से, दोनों का कनेक्शन होता है, क्योंकि दोनों एक दूसरे पे डिपेंड होते हैं। जबकि और शहरी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों को सेवाएं, शहरी क्षेत्र क्या करता है, ग्रामीण लोगों को सेवाएं देता है, शिक्षा देता है और रोजगार के अवसर प्रदान करता है। भारत के आर्थिक और सामाजिक विकास में यह सीमांत एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है, जिसे हम फर्स्ट क्लास भी कहते हैं। मतलब जो शहरी क्षेत्र है वो क्या करता है, भारत में जो लोग हैं ग्रामीण लोग, उसको क्या करता है, नौकरी देता है, शिक्षा देता है, सेवाएं देता है और रोजगार देता है। वहीं ग्रामीण क्षेत्रों में जो शहरी क्षेत्र की ओर पलायन इस सीमांत को अधिक गतिशील बनाता है, जो शहरीकरण की प्रक्रिया को भी तेज करता है। तो इसी कारण जो लोग हैं वो गांव से शहर में बसते हैं, और इसी को हम शहरीकरण की प्रक्रिया क्या होती है, तेज होती है। अब योजनाबद्ध शहरीकरण और सीमांत का प्रभाव क्या है, मतलब एक प्लान्ड अर्बनाइजेशन एंड इम्पैक्ट ऑन द कंटिन्यू, मतलब कैसे प्रभाव होता है। तो भारत में जो शहरीकरण की जो गति है वो बढ़ाने के लिए कई योजनाएं चलाई गई हैं। भारत में शहरीकरण करने के लिए, हर जगह को विकास डेवलप करने के लिए बहुत सारी योजनाएं भारत सरकार द्वारा चलाई जाती है, जैसे कि स्मार्ट सिटी मिशन है, जिसमें शहरी ग्रामीण सीमांत की जो भूमिका है उसको महत्वपूर्ण करा गया है। इसमें योजनाबद्ध शहरीकरण में ग्रामीण क्षेत्रों के आसपास के जो क्षेत्र है उसका भी विकास करा गया है। गांव, शहर के जो आसपास के जो गांव होते हैं ना, उसको डेवलप करने की बात की जाती है, मतलब किसी योजना के तहत, किसी सरकार के द्वारा। तो इसी को कहते हैं योजनाबद्ध शहरीकरण। तो आसपास के क्षेत्रों को विकास और वहां के निवासियों के लिए जीवन में बदलाव और शहरी ग्रामीण सीमांत को पुनः परिभाषित करता है। तो जब शहर के जो आसपास के जो गांव होते हैं ना, बिल्कुल आसपास के, उसको जो किसी योजना के द्वारा, किसी सरकार की योजना द्वारा शहर में बसाया जाता है, किसी उद्योगपति द्वारा, तो उसी को कहते हैं योजनाबद्ध शहरीकरण। और उसी को हम कहते हैं कि ये गांव और शहर का क्या है, सीमांत है, मतलब सीमा है। यहाँ पे गांव के लोग भी रहते हैं और किसके लोग रहते हैं, शहर के लोग भी रहते हैं। यह सीमांत क्षेत्र अक्सर उन नीतियों का परीक्षण स्थल बनते हैं जो शहरीकरण के विकास के साथ जुड़े होते हैं, क्योंकि पहले क्या होता है, शहरी सीमांत क्षेत्र बनते हैं, उसके बाद ही वो पूरा शहर बनता है बाद में जाके। तो हमने पढ़ लिया शहरीकरण, हमने पढ़ लिया नगरीयवाद, उसके बाद हमने पढ़ लिया शहर और समाज का सीमांत। अब हमें चौथा जो टॉपिक है हमारे यूनिट फर्स्ट का, कि शहरीकरण, नगरीयवाद, इन सब का हमें स्रोत कैसे मिलता है, कहाँ से सोर्स हमें मिलता है, स्रोत और इतिहास लेखन यानी हिस्टोग्राफी हमें इसमें पढ़ना है। तो हमें इसकी जानकारी मिलती है। प्राथमिक स्रोत जो है वो भारत में जो शहरीकरण है और जो नगरीयवाद है उसके अध्ययन के लिए विभिन्न स्रोत भारत में उपलब्ध है, जिसमें से पहला जो है वो पुरातात्विक अवशेष है। जिसमें जो पुरातात्विक अवशेष सरकारी दस्तावेज जो है पुराने टाइम के
चाहे वो सिंधु घाटी सभ्यता के हो, चाहे मुगल काल के हो, चाहे वो ब्रिटिश प्रशासनिक काल के हो। तो ब्रिटिश प्रशासनिक रिकॉर्ड भी कई सारे हैं, कई सारे ऐसे रिकॉर्ड अभी तक रखे हुए हैं जिससे हमें ये पता लगता है कि उस समय भी शहरीकरण हुआ था, और कई सारे साहित्यिक स्रोत भी है। तो इन्हीं सब के कारण हमें क्या पता लगता है कि हमारे भारत में टाइम टू टाइम, चाहे वो मध्यकालीन हो, प्राचीन काल हो या चाहे आधुनिक काल हो, उसमें शहरीकरण हुआ था। तो पहला है पुरातात्विक शोध। तो पुरातात्विक शोध जो जिसको आर्कियोलॉजिक रिमेन्स कहते हैं, तो सोर्स तो इसमें सिंधु घाटी सभ्यता से लेकर मध्यकालीन शहरों के अवशेष मिलते हैं। तो पुरातात्विक सोर्स में क्या आते हैं, जो हमें खोद के मिलते हैं। तो खोद के हमें जो शहर मिले ना, जैसे हड़प्पा शहर मिला है, जो अभी पाकिस्तान में पड़ता है, मोहनजोदड़ो जो मिला है, राखीगढ़ी, बहुत सारे जो ऐसे क्षेत्र हैं जो सिंधु घाटी सभ्यता से जुड़े हमें मिले हैं खुदाई करके, तो वो सारे पुरातात्विक शोध आ जाते हैं। तो वो सब शहर मिले हमें, तो हमें पता लगता है कि हाँ, प्राचीन काल में भी क्या था, शहरीकरण था। तो और स्रोत है कि पहला है कि प्राचीन और मध्यकालीन जो साहित्य है, तो प्राचीन और भारतीय साहित्य जो है, जैसे कि अर्थशास्त्र, कौटिल्य का हमें अर्थशास्त्र मिलता है, उसमें हमें पता लगता है कि प्राचीन भारत में, यानी जो मौर्य काल था, उसमें भी शहर बसाए गए थे, उसमें कई शहरों के नाम बताए गए। हमें वैदिक काल में मनुस्मृति मिलती है, मनुस्मृति और महाभारत। तो मनुस्मृति से भी, जब हम मनुस्मृति पढ़ते हैं, चाहे महाभारत पढ़ते हैं, तो हमें पता लगता है कि महाभारत में जो पांडव होते हैं, उन्होंने दिल्ली यानी इंद्रप्रस्थ जैसे शहर को बसाया था। तो वहां पे भी हमें देखने को मिलता है कि शहरीकरण हुआ था। नगर व्यवस्था और सामाजिक संरचना का उल्लेख मिलता है हमें। तो हमें प्राचीन और मध्यकालीन भारत के जो साहित्य हैं, चाहे वो मनुस्मृति हो, महाभारत हो, इन सब से हमें क्या पता लगता है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, इन सब से हमें पता लगता है कि उस समय भी शहरीकरण था। तो मध्यकालीन काल के जो शाही अभिलेख है, मुगल काल के, दिल्ली सल्तनत काल के, मुगल साम्राज्य के तहत लिखे गए जो दस्तावेज है, उससे हमें ये पता लगता है कि मुगल काल का जो शहरी केंद्र था और जो मेन केंद्र था व्यापार का, वो था दिल्ली, आगरा और लाहौर। तो इससे भी हमें पता लगता है कि मुगल काल में भी क्या था, शहरीकरण था। तो ये दूसरा स्रोत हो गया। अब ब्रिटिश औपनिवेशिक अभिलेख से भी हमें पता लगता है कि आधुनिक काल में भी, यानी औपनिवेशिक काल में भी क्या था, औपनिवेशिक काल में भी जो भारत है उसमें शहरीकरण हो रहा था। तो ब्रिटिश शासन के दौरान शहरीकरण में महत्वपूर्ण बदलाव आया। औद्योगिक क्रांति के बाद कई प्रमुख शहर का विकास हुआ, जो अधिकारियों द्वारा तैयार की गई थी, और जनगणना रिपोर्ट हमें मिलती है औपनिवेशिक काल की। अभी भी उस काल के दस्तावेज हमें देखने को मिलते हैं। इससे हमें पता लगता है कि ब्रिटिश काल में भी क्या हुआ था, शहरीकरण हुए थे। मद्रास, चेन्नई जैसे शहर को डेवलप किया गया था और ज्यादा, और नए शहर भी बसाए गए थे। उसके बाद हमें फिर पता लगता है कि स्वतंत्रता के बाद भी अब शहरीकरण हुआ था। अब अंग्रेज भी चले गए, अब इसके बाद भी शहरीकरण हुआ था। वो कैसे पता लगता है, हमें सरकारी रिपोर्ट से पता लगता है। तो स्वतंत्रता के बाद भारतीय सरकार द्वारा किए गई योजना और पंचवर्षीय जो योजना है ना, जो जवाहरलाल नेहरू ने स्टार्ट की थी, उस शहरीकरण को बढ़ावा देने और शहरीकरण के उत्पन्न समस्या को सुलझाने के लिए उपाय किए गए थे इस योजना में। और सरकारी जनगणना हमें देखने को मिलती है। तो जब हम सरकारी जनगणना देखते हैं, तो हमें पता लगता है कि इस समय शहर में ज्यादा लोग रह रहे थे। हमें योजना आयोग की रिपोर्ट से पता लगता है कि उस समय भी शहरीकरण हो रहा था, क्योंकि ज्यादा आबादी कहाँ रह रही थी, शहर में रह रही थी। अगर शहर में रह रही है तो क्या हो रहा है, शहरीकरण हो रहा है, क्योंकि शहरीकरण उसी को कहते हैं जब गांव के लोग शहर में जाके बसते हैं। उसके बाद हम जानते हैं कि समकालीन शैक्षिक और शोध कार्य से भी हमें पता लगता है। तो आजकल की जो शिक्षा है और जो शोध कार्य है उस टाइम के, उससे भी हमें पता लगता है। तो समकालीन दौर में शहरीकरण और नगरीयवाद पर किए गए जो समाजशास्त्री और मानव शास्त्रीय जो अध्ययन है, उसमें महत्वपूर्ण रूप से काम करते हैं। वो जो समाजशास्त्री होते हैं और जो मानव शास्त्री होते हैं, वो इसी चीज की वो क्या करते हैं, खोज करते हैं। तो शहरी समाजशास्त्र और ग्रामीण प्रवास और उपनगरीकरण जैसे विषयों पर ये लोग क्या करते हैं, अपना पीएचडी करते हैं, शोध करते हैं। इसी से हमें क्या पता लगता है, और अभी के कारण जानकारी मिलती है। तो अभी कैसे शहरीकरण हो रहा है, वो हमें इन लोगों से द्वारा पता लगता है, जो समाजशास्त्री होते हैं और जो मानव शास्त्री होते हैं ना, इनके द्वारा भी हमें पता लगता है कि करंटली में हाँ समाज क्या हो रहा है, अभी भी शहरीकरण हो रहा है। तो टाइम टू टाइम मैंने प्राचीन भारत से लेकर अभी तक कैसे शहरीकरण हो रहा था वो मैंने आपको बता दिया, उसकी स्रोत। अब हमारा जो लास्ट टॉपिक है कि शहरीकरण के इतिहास लेखन की प्रवृत्ति बताइए। तो भारतीय शहरीकरण पर इतिहास लेखन में दो प्रमुख प्रवृत्ति हम देखने को मिलती है। एक और जहां परंपरागत इतिहासकार शहरीकरण को राजनीतिक और आर्थिक संदर्भ में देखते हैं, वहीं जो दूसरी दृष्टिकोण से जो आधुनिक समाजशास्त्री होते हैं
और जो मनोवैज्ञानिक होते हैं वो इसे सांस्कृतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से देखते हैं। तो जो इतिहास लेखन की प्रवृत्ति है मतलब उसको दो दृष्टिकोण से देखने को मिलता है, एक परंपरागत दृष्टिकोण से और एक मतलब जो मॉडर्न दृष्टिकोण है। तो मॉडर्न दृष्टिकोण वाले इसको अलग दृष्टि से देखते हैं और जो पुराने वाले हैं उसको अलग दृष्टि से देखते हैं। तो सबसे पहले औपनिवेशिक दृष्टिकोण वाले लोग यानी कॉलोनियल पर्सपेक्टिव वाले लोग, तो ये ब्रिटिश इतिहास लेखन में शहरीकरण को एक प्रगतिशील प्रक्रिया के रूप में देखा जा गया है, जिसमें वे भारत के पारंपरिक ग्रामीण संरचनाओं को अवरुद्ध मानते हैं। जो कॉलोनियल पर्सपेक्टिव वाले जो लोग हैं यानी औपनिवेशिक दृष्टिकोण के जो लोग हैं वो क्या कहते हैं, सबसे ज्यादा जो शहरीकरण हुआ था वो कब हुआ था, औपनिवेशिक काल में हुआ था, वो लोग मानते हैं। उसके बाद जो उत्तर औपनिवेशिक काल के जो दृष्टिकोण वाले लोग हैं वो मानते हैं कि इस दृष्टिकोण में शहरीकरण के सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभावों का विश्लेषण किया गया है, जिसमें असमानता, पलायन और सांस्कृतिक संघर्ष के मुद्दे उठाए गए हैं। तो औपनिवेशिक काल वाले अपने काल को बताते हैं कि मतलब औपनिवेशिक काल में क्या हुआ था, शहरीकरण हुआ था। और जो उत्तर औपनिवेशिक काल के लोग हैं जो मतलब स्वतंत्र होने के बाद के जो लोग हैं वो कहते हैं कि उसके बाद में शहरीकरण हुआ था। किस कारण हुआ था, सांस्कृतिक विश्लेषण किया गया था लोगों का, असमानता दूर करने का और पलायन, इन सबको जोड़ के हमने शहरीकरण निकाला, ये कहते हैं। तो निष्कर्ष के तौर पर अगर कहें तो भारत में जो शहरीकरण है और भारत में जो नगरीयवाद है और भारत में जो शहरी ग्रामीण सीमांत का एरिया जो है, ये जो प्रक्रिया है ये प्राचीन काल से ही जारी है, जिसके मैंने बताया प्राचीन काल से आज तक का मैंने पूरा बताया। और यह जो विभिन्न ऐतिहासिक और सामाजिक और आर्थिक कारक इसमें प्रभावित करती है इसे। तो इसे शहर को बसाने का और शहरीकरण, नगरीकरण ये सब होने का कारण है, ऐतिहासिक कारण है, सामाजिक कारण है और आर्थिक कारण, जैसा मैंने आपको पढ़ाया। तो शहरीकरण ने भारत की जो संस्कृति है और सामाजिक जो संरचना है उसको परिवर्तन किया। तो शहरीकरण ने भारत की कल्चर को भी बदला, भारत की जो सोशल जो स्ट्रक्चर था उसको भी चेंज किया, क्योंकि उसमें असमानता लाई शहरीकरण ने। अब दो तरह के लोग हमें समाज में देखने को मिलते थे, नगरीयवाद और शहरी ग्रामीण सीमांत के परिप्रेक्ष्य में स्पष्ट होता है कि भारतीय शहरीकरण की प्रक्रिया को समझने के लिए हमें इतिहास लेखन का बहुआयामी दृष्टिकोण आवश्यक है। मतलब अगर हमें शहरीकरण जानना है तो हमें इतिहास लेखन द्वारा हमें ये पढ़ना पड़ेगा, ये आवश्यक है, जो न केवल राजनीतिक और आर्थिक दृष्टिकोण से लिखा गया है बल्कि सांस्कृतिक और सामाजिक संदर्भों में भी लिखा गया है। जो आर्थिक और जो राजनीतिक दृष्टिकोण से लिखा गया था ये कौन लिखते थे, परंपरागत जो पहले के जो औपनिवेशिक जो दृष्टिकोण के लोग थे यानी जो अंग्रेज के सपोर्टर जो लोग थे वो लिखते थे। और जब अंग्रेज के मतलब औपनिवेशिक काल के बाद के जो लोग लिखने लगे ना शहरीकरण पे, वो सांस्कृतिक और समाज को लेके लिखने लगे। तो आई होप मैंने पूरा आपको पढ़ा दिया। आपका जो यूनिट नंबर 1 है वो होता है यहाँ पे कंप्लीट। तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो। वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और वीडियो को आप कॉलेज जो आपके ग्रुप है उसमें शेयर ज़रूर कर दीजिएगा, क्योंकि पूरे यूट्यूब पे ये वीडियो मतलब ये यूनिट ये जो चैप्टर वो किसने पढ़ाया ही नहीं है और आपके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे इसलिए मैंने ये चैप्टर पढ़ा दिया। तो शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में भी ज़रूर बताइएगा। सो धन्यवाद।